हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों के पैनिक के बाद आज मार्केट में थोड़ी हमें हरियाली देखने को मिली और इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली। तो क्या आज की जो रैली है इसमें क्या कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स का इन्फ्लुएंस है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इसके बारे में बात करेंगे कि Q1 के जो रिजल्ट्स आए वो किस तरीके की पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारी इकॉनमी के बारे में। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से पोजीशंस में बदलाव हो रहा है, क्या वो कोई बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। और ऑब्वियसली हम मार्केट में शॉर्ट टर्म के आउटलुक के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर हम पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करें तो क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स है। पहला ये कि रेट कट की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रेट्स अनचेंज रहेंगे। कुछ वॉइसेस ऐसे आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि इस बार भी थोड़ा बहुत रेट कट हो सकता है, मैक्सिमम 0.25। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले जो पॉलिसी में आरबीआई ने सबको सरप्राइज कर दिया था और धमाकेदार कट्स किए थे। ये बात अलग है कि उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है अगर आरबीआई ने कुछ ड्रामेटिक कर दिया। हालांकि उसकी उम्मीद काफ़ी कम है। तो पिछले पॉलिसी में अगर आप देखिए तो 50 बेसिस पॉइंट का कट्स किया था और ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई ने वो चेंजेस किए। इसके अलावा दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर क्या है जिसकी वजह से मार्केट्स के होप अप जागने लगे हैं, वो है अभी भी ट्रेड डील की डिस्कशंस चल रही हैं और जो खबरें आई हैं कि कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि डील हो जाए। और 5 राउंड की डिस्कशंस ऑलरेडी हो गई हैं। 6th राउंड की डिस्कशंस अगस्त 25 को न्यू दिल्ली में होने वाली है, जो मार्च से जिसके बारे में डिस्कशंस चल रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी हो सकते हैं कि हम तेल उनसे खरीदें, भाई ट्रम्प को खुश भी तो करना है। अब पिछले दिनों खबरें ये भी आई कि जो पीएसयू ऑयल की कंपनीज है उन्होंने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, ऐसी खबरें आई। मुझे नहीं पता असलियत क्या है क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसको कंफर्म नहीं किया है। तो क्या ये इंडिकेशन है कि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद करके अमेरिका से खरीदेंगे, ये हमें आगे देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, इसी की वजह से मार्केट को थोड़ी और होप मिली है। हाँ, ये बात अलग है कि रशिया से हम जब ऑयल खरीदते हैं सस्ता खरीदते हैं। हालांकि सस्ता ऑयल खरीदने के बावजूद भी हमारे पेट्रोल पंप में रेट्स कम नहीं हुए, लेकिन अगर हम अमेरिका से खरीदेंगे डेफिनेटली हमारे पेट्रोल के रेट्स बढ़ेंगे और वो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा और जीडीपी में डेंट लगाएगा। तो इस सिचुएशन को क्या आरबीआई ध्यान में रखेगा, उसके बेसिस पर डिसीजंस लेगा, ये हमें जल्दी ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों फैक्टर्स की वजह से कम मार्केट में हमें पैनिक नहीं देखने को मिला। एक और खबर है कि ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब स्वदेशी खरीदें, दुकान वाले स्वदेशी बेचें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि स्वदेशी कंपनीज और स्वदेशी आइटम्स पर जीएसटी भी कम किया जाएगा, तभी तो लोग खरीदेंगे। ये मुझे लगता है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता हो। अब आइए Q1 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए हैं, थोड़े बहुत अभी भी बचे हुए हैं। वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो अगर आप देखें बैंक्स थोड़े दुखी से दिख रहे हैं। आईटी तो हम जानते हैं प्रॉब्लम्स में है। रिफाइनरी अच्छा कर रहा है और सीमेंट और स्टील कर रहा है। अगर आप देखें जो हमारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, आईटी, बैंक, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, पावर, ये सारे थोड़े सुस्त से पड़े हुए हैं। ओवरऑल यहाँ पर कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। और जो ग्रोथ हमें दिखने को मिल रही है सीमेंट, स्टील, रिफाइनरीज में, वो इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पहले इनके यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसका बेस इफेक्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये रिजल्ट्स अगर आप देखें, यहाँ कोई हमें खास इंडिकेशंस नहीं दिख रहे कि इकॉनमी इज़ इन अ गुड शेप, इन अ ग्रोइंग शेप। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं जो कि मार्केट के लिए भी प्रॉब्लम
खड़ी कर सकता है। अब अगर हम इसे देखें, समराइज करें, तो रिकवरिंग कौन है? रिकवरिंग सेक्टर्स वो हैं जिनमें पिछले कुछ क्वार्टर्स से प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है और यहाँ से उम्मीद है कि थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इसमें देखिए एफएमसीजी आता है। हम जानते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर पिछले कई क्वार्टर्स से उसमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब एचयूएल, नेस्ले, ये इवन आईटीसी, ये हमें बता रहे हैं कि डिमांड अब थोड़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है और ख़ास करके रूरल एरियाज़ में थोड़ी रिकवरी होती हुई दिख रही है। ये सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन दे आर वेरी होपफुल। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टील, सीमेंट, इसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पर भी हमें रिकवरी होती हुई दिख रही है। और रिफाइनरीज, दे आर ऑल बाउंसिंग बैक फ्रॉम वीक ग्रोथ। तो पहले वीक ग्रोथ था, अब उसमें थोड़ा रिकवरी होती हुई दिख रही है। जैसा कि मैंने कहा, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट अक्रॉस कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स। इतना गिर गया कि अब एक लिमिट होती है गिरने की, तो वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी की उम्मीदें दिख रही हैं। चैलेंजिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है? तो आप जानते हैं आईटी में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। रीज़न क्या है? क्लाइंट डिलीज, वहाँ पर भी टैरिफ वैरिफ का डर लगा हुआ है, लोग डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, और ये ओवरऑल ग्लोबल डिमांड में भी स्लो डाउन है। तो आप देखिए ग्लोबल डिमांड में स्लो डाउन है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट कंपनीज हैं वो कितना ग्रो कर लेंगे? और डोमेस्टिक में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोजी नहीं है। तो स्लोइंग सेगमेंट्स कौन है जिसमें ग्रोथ स्लो हो रही है? बैंक्स, हम जानते हैं वहाँ पर, मैंने आपके साथ डेटा भी शेयर किया, वहाँ पे उनके मार्जिन्स में प्रॉब्लम्स चल रही है, लोन बुक में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, साथ में जो रेपो रेट जो गिरा दिया गया है उसकी वजह से भी निम में प्रॉब्लम चल रही है, और लोअर क्रेडिट ग्रोथ एंड निम कंप्रेशन, ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। और देखिए बजट में इतना कुछ किया गया, आरबीआई पॉलिसी ने इतना कुछ किया, थोड़े बहुत बैंक्स चढ़े, लेकिन फिर वहाँ से धीरे धीरे गिरने ही लगे। अभी आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, लेकिन फिर भी आप देखिए जो हमारे लीडिंग बैंक्स हैं आज डाउन रहे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक भी डाउन रहा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है। ऑटोज़ की बात करें, वीक डोमेस्टिक डिमांड, तो हमने मारुति का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि उनका डोमेस्टिक डिमांड में ड्रॉप आया है, करीब 4% से ज़्यादा का ड्रॉप आया है, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट से काफ़ी कुछ कवर कर लिया। तो जो कार कंपनीज एक्सपोर्ट्स मार्केट में हैं, और यूएस में तो नहीं एक्सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज़ को करती हैं, वो काफ़ी हद तक अपने आप को कवर कर लेंगी। फार्मा की बात करें अगर, तो यूएस टैरिफ एंड पेटेंट एक्सपायरी प्रेशर की वजह से कुछ स्टॉक्स में प्रॉब्लम है, खास करके सन फार्मा, ओरो फार्मा, इन सब कंपनीज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट सही चल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, शुगर की दवाई खा रहे हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट बम बम चल रहा है। आउटलुक की बात करें तो इकोनॉमिक रिवाइवल इज की फॉर कॉरपोरेट ग्रोथ। तो भाई देखो, इकोनॉमी को तो ग्रो करना पड़ेगा, और जब तक जीडीपी में ग्रोथ नहीं दिखेगा, कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं दिखेगा, ये रिजल्ट्स अच्छे आने वाले नहीं है, बल्कि यहाँ से बुरे ही होंगे। तो कंजम्पशन में रिकवरी बहुत ज़रूरी है, और ये है कि केपेक्स में बढ़ोतरी हो। पिछले बजट में केपेक्स को कट किया गया, जो कि मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और कई कंपनीज जैसे कि एबीबी, उनके रिजल्ट्स अभी देखिए तो बुरे आए, बिकॉज केपेक्स में ड्रॉप हुआ। और ऑब्वियसली टैरिफ इज अ बिग फैक्टर, और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भैया, और लड़ाई वड़ाई ना हो, नहीं तो ये इकॉनमी तो और भी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आइए दोस्तों एक और फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो मार्केट में एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है और मार्केट में बड़ी तबाही भी मचा सकता है। वो फैक्टर क्या है आपको इसके बारे में पता है? और वो फैक्टर है कि DIIs लगातार बाइंग कर रहे हैं, अपना एक्सपोजर इंडियन मार्केट्स में, इंडियन कंपनीज में बढ़ा रहे हैं। और DII का अगर आप देखें तो अब ऑल टाइम हाई ओनरशिप बन गई है 17.82%। FII की ओनरशिप 13 ईयर्स लो यानी कि 17.04 हो गया है।
तो अभी तक FIIs का बोलबाला था मार्केट में, उनकी हाई ओनरशिप होती थी, सबसे ज़्यादा होती थी, और अब DIIs ने उन्हें ले लिया है। एक और चीज़ को आप देखिए, प्रोमोटर ओनरशिप 8 ईयर लो पे है। अब देखिए, अगर आप गौर फरमाइए तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड है, प्रमोटर इज ए स्ट्रॉन्ग हैंड। व्हाई? बिकॉज भाई वही तो कंपनी चला रहा है, उसे ही अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी इकॉनमी पर भरोसा नहीं है, तभी तो वो बेच रहा है 8 साल के निचले स्तर पर। FII दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग हैंड्स, तो ये भी बेच रहे हैं। और DII, इसे हम स्ट्रॉन्ग हैंड माने या वीक हैंड माने, इसमें पैसा किसका है? रिटेल का है। तो ये वीक हैंड हुआ, यानी कि रिटेल वाला पैसा दे रहा है और वो खरीद रहा है। निकल कौन रहा है? स्ट्रॉन्ग हैंड। ओके, अब यहां पे थोड़ा आप ट्रेंड को देखिए, फिर हम इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे। ट्रेंड देखिए आप कि 2009 से 2008 में मार्केट क्रैश हुआ, 2009 से रिकवरी हुई, FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया और ये लगभग 2013-2014 का सीन था। और वहाँ से आप देखिए लगातार मार्केट्स गिर रहे हैं और DII स्टेक को बढ़ा रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं, और ये थ्योरी हमें बताई जाती है कि अच्छा है ना, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, अब हमें FII की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये बात सही है कि रिटेल का पैसा लग रहा है, DIIs का पैसा लग रहा है और हम ही मार्केट को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या हो रहा है, FIIs बेच रहा है, DII खरीद रहा है, प्रमोटर बेच रहा है, DII खरीद रहा है। लेकिन अगर कल को मार्केट 10%, 20% गिर जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, हमने पास में भी देखा गिरा है मार्केट, और हिस्ट्री में तो कई बार गिरा है। अगर ये गिरता है तो खरीदेगा कौन? क्या DII खरीदेगा? DII में तो रिडम्पशन का प्रेशर आने लगेगा। हमने पिछले साल ही देखा, जब मार्केट गिरने लगे तो लोग अपने सिप बंद करवाने लगे और मार्केट से अपने फंड से पैसा निकालने लगे, और फिर मुहिम चालू हुई कि नहीं नहीं, बने रहो बने रहो बने रहो। अगर आप अपने फंड से पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा? कौन बचाएगा? और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये बात हमें समझने वाली सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए कि DIIs की ओनर बन रही। देखिए, आप किसी भी बुल रन को एवेल्युएट कर लीजिए, हमारे मार्केट के या वर्ल्ड के किसी मार्केट के, वहाँ पर FIIs का पैसा जब तक नहीं जाता है, वो मार्केट्स एग्रेसिवली नहीं चढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है, बेसिकली हम प्रमोटर और FIIs को एग्जिट दे रहे हैं। तो इसलिए इस बात से कम हमें खुश नहीं होना चाहिए कि FII बेच रहा है तो बेचे, प्रमोटर बेच रहा है तो बेचे, और अब रिटेल वाला और DII ही खरीदेगा और मार्केट को चलाएगा। ये हमें इससे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए। ये दरअसल बहुत बड़ा एक रिस्क सिस्टम में क्रिएट कर रहा है और इससे हमें थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम मार्केट की बात करते हैं और आज के डेटा की एनालिसिस कर लेते हैं, वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज 4 अगस्त है और 24,722 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ, 157 पॉइंट्स अप रहा। और अगर IVs को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जो यहाँ पर वरी है वो ये है कि 4% का कॉल और पुट IVs में गैप है, विच इज़ शोइंग कि काफ़ी पुट्स खरीदे जा रहे हैं पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। और वहीं अगर आप देखें तो पुट कॉल रेशियो में जंप देखने को मिला। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 0.65 जो है काफ़ी लो होता है पुट कॉल रेशियो में, वहाँ पे सस्टेन नहीं होता है मार्केट, और उसके बाद हमें पुट कॉल रेशियो में जंप देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। और कल के दिन यानी कि फ्राइडे को वंस अगेन पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप देखने को मिला 0.67, ये भी करीब बहुत लोअर लेवल पे था। तो एक बाउंस बैक
पुट कॉल रेशियो में एक्सपेक्टेड था और वही हमें देखने को मिला। विक्स की बात करें तो विक्स में भी उसी लेवल पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स के ओआईज को देखें, वहाँ क्या सिचुएशन है, तो आज ओआई में ड्रॉप हुआ है, दोनों में हमें ड्रॉप देखने को मिला है। अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आज के तेज़ी में दम होता तो फ्रेश एडिशंस होते, जबकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो लोगों ने शॉर्ट्स बनाए थे उसे कवर किया है, विच इज़ ऑल्सो अ बुलिश साइन। लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस तब इंडिकेट होती है जब ओआई ऐड होता है चढ़ते मार्केट के साथ। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम प्रीमियम्स को देखें तो प्रीमियम कल से राइज हुआ, नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप देखें कल से राइज हुआ। लेकिन अगर आप इस सीरीज के फर्स्ट डे से देखें तो एक्चुअली अभी भी हम उससे नीचे हैं, यहाँ पर भी अभी भी उससे नीचे हैं। तो इट्स अ टेम्पररी बाउंस। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर को आप देखिए, आज का वॉल्यूम बहुत 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 कम है, 83,000। मुझे तो याद भी नहीं आता कि पिछले एक महीने में इतना लो वॉल्यूम हमें देखने को मिला। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आज की जो तेज़ी आई है वो बहुत कम टर्नओवर पर आई है, जो बेसिकली इसे बता रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। एडवांस डिक्लाइन मोटा मोटा ठीक था, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। तो आज का डेटा देखें तो हमें क्या पिक्चर देखने को मिलती है? नीदर बुलिश नॉर बेयरिश। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक टेम्पररी बाउंस हमें देखने को मिला है, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अब आइए ज़रा चार्ट के क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट में कोई मेजर बदलाव नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ही रेंज पर मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है और उम्मीद है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वो इसी तरीके से चलेगा, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो अभी मैंने आपके साथ कुछ फंडामेंटल, कुछ न्यूज़ शेयर की जिसकी वजह से मार्केट में एक ट्रिगर आ सकता है छोटा मोटा। अगर मैं चार्ट पे देखूं तो क्या ट्रिगर है, तो पहला अगर आप देखिए कि ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है ओवर सोल्ड मार्केट। मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर थे तब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक ये ब्लैक लाइन अंदर नहीं घुसेगी मार्केट नहीं गिरेगा। और अब देखिए लगभग वैसा ही होता हुआ देखने को मिला। अब सिचुएशन क्या है? जब तक ये ब्लैक लाइन ये वापस से राइज नहीं देखने को मिलेगी तब तक मार्केट में कोई मेजर रैली नहीं आएगी। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? मैं कहूँगा 10% पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर कुछ टाइम इंडिकेट करेगा। उसका रीज़न क्या है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया उसका जो टारगेट था वो ये बॉटम वाला जोन ही था। और यही जोन अगर आप देखिए कि यहाँ से भी रिकवरी किया, अब देखिए कितने बार रिकवरी किया। तो ये जो 25,000 वाला जोन है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके पास से एक फेक बाउंस की पॉसिबिलिटी है। तो अभी अगर हम देखें अगले कुछ दिनों में मार्केट का क्या हो सकता है, तो मैं कोई बेट लेने को अभी रेडी नहीं हूँ। जो हमारा लेवल था वो 24,750 था और यही लेवल डिसाइड करेगा। अगर इससे हम ऊपर जाते हैं तो छोड़ दीजिए, बाउंस में कोई दम नहीं है, ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। अगर इससे ऊपर जाके वापस नीचे आता है तब हमें शॉर्ट करना है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करिए, आरबीआई पॉलिसी का वेट करिए, देखिए यूएस इंडिया डील में क्या होता है, एक दो दिन उसको देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।